हेलो दोस्तों। आज भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय और उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें बहुत कन्फ्यूजन सब लोगों को हो रहा है कि कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइंस जारी किया गया है कि जो भी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं हमारे देश में उनके लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। तो क्या है पूरा नोटिफिकेशन, पूरे मामले को समझना है और कन्फ्यूजन में नहीं रह रहा है, किसी तरह के गलत इन्फॉर्मेशन को अपने पास कलेक्ट नहीं करना है और गलत जानकारी कलेक्ट नहीं करना, पूरी जानकारी समझना है, पूरे चीज़ को समझना, पूरे तथ्य को समझना, फिर कंक्लूजन आपके पास है। ये जो दिशा निर्देश जारी किया गया सरकार की तरफ से, ये हम सारे कोचिंग संचालक जो शिक्षक हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वैसे तो कोचिंग के मामले में हम लोग जो क्लास 11-12 को पढ़ाते हैं और बाकी जो कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं और बाकी जो कोचिंग चला रहे हैं, हम लोग तो कोचिंग सेंटर्स के कैटेगरी में नहीं आते थे। कोचिंग सेंटर रियल में जो जिसको माना जाता है वो माना जाता है कि जिसके लिए स्कूल में पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स खोलने चाहिए थे। जैसे यूपीएससी की तैयारी के लिए कहीं स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, तो यूपीएससी, जेपीएससी या स्टेट पीसीएस किसी भी तरह के एग्जामिनेशन की जो तैयारी करवाते हैं उनको कोचिंग माना जाता है। वो कोचिंग रियल वाला कोचिंग वही है, या जो इंजीनियरिंग की तैयारी तैयारी करवाते हैं या जो मेडिकल की तैयारी करवाते हैं उनको कोचिंग माना जाता है। कोचिंग हम लोग तो है नहीं, हम लोग तो ट्यूशन वाले हैं। तो क्या ट्यूशन वाले के ऊपर भी ये नियम लगेगा? क्योंकि यहाँ तो साफ लिखा है कि कोचिंग केंद्र यानी कोचिंग सेंटर के चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया। तो क्या ट्यूशन सेंटर वाले इसमें आएंगे? क्योंकि कोचिंग में हम लोग आते ही नहीं, हम लोग तो कोचिंग में आते ही नहीं, क्योंकि 11-12 की पढ़ाई तो स्कूल में होती है, तो उसकी कोचिंग की आवश्यकता ही पड़नी पड़ेगी। कोचिंग की आवश्यकता उसकी पड़ेगी जहाँ पे सरकार उनको एजुकेशन देने में सक्षम नहीं है, ना तो स्कूल खोला है ना कॉलेज के माध्यम से ऐसा कर पा रही है। तो ऐसी स्थिति में कोचिंग का सहारा लिया जाता है, चाहे वो एसएससी का तैयारी कर रहा हो, चाहे जेपीएससी का तैयारी कर रहा हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहा हो। ये सारा प्रिपरेशन किसी स्कूल या किसी कॉलेज में नहीं कराया जाता है, इसके लिए वहाँ स्टूडेंट को कोचिंग लेना पड़ता है। तो वहाँ पे कोचिंग होता है, इंजीनियरिंग का कोचिंग होता है, मेडिकल का कोचिंग होता है, क्योंकि कोई स्कूल या कोई कॉलेज इंजीनियरिंग मेडिकल का लेवल लेके नहीं पढ़ाता है, तो वहाँ बच्चों को कोचिंग करना पड़ता है, कोच लेना पड़ता है। हम लोग तो ट्यूशन वाले हैं, क्योंकि 11-12 की पढ़ाई कॉलेज और स्कूल में होती है, तो हम लोग कोचिंग वाले नहीं हैं, हम लोग ट्यूशन वाले हैं। तो क्या ये गाइडलाइंस जो जारी हुआ है वो ट्यूशन वाले के ऊपर लागू होगा? तो चलिए पूरा डिटेल में जानते हैं और क्या कंडीशंस है। अगर कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेंगे तो जुर्माना कितना लगेगा? तो जुर्माना भी हैवी है। पहला साल जुर्माना 25,000 है। अगर पहला साल नहीं, पहली बार, अगर आपसे पहली बार गलती होती है और अधिकारी पकड़ लेते हैं आपको गलती करते हुए, जो गाइडलाइंस जारी किया गया उस गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं और कोई अधिकारी अगर पकड़ लेते हैं और जांच में पाया जाता है कि आप गलत हैं, तो पहला 25,000 का जुर्माना है। दूसरी बार अगर आप पकड़ाएंगे तो 1 लाख का जुर्माना है। और तीसरी बार अगर आप पकड़ाएंगे तो आपके कोचिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन के बिना आप कोचिंग नहीं चला सकते। इसका मतलब जितने लोग कोचिंग चला रहे हैं सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कितने से ज़्यादा स्टूडेंट होने पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा? तो ट्यूशन के लिए अलग कंडीशंस है, कोचिंग के लिए अलग कंडीशंस है। एक एक करके पढ़ते चले जाते हैं और पूरे मामले को समझते। ये 15 पेज का पीडीएफ है, और अगर ये चाहें तो आप लोग भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। ये साइट पे डाला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, भारत सरकार का। तो ये जनवरी 2024 में हायर के लिए। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, ठीक से समझिएगा। एक चीज़ और इसमें साफ लिखा हुआ है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे को आप कोचिंग नहीं बुला सकते, नहीं दे सकते। यानी 16 साल एक मिनिमम एज है, उसके बाद ही वो कोचिंग ज्वाइन कर सकता है या ट्यूशन ज्वाइन कर सकता है। ट्यूशन या कोचिंग ज्वाइन करने के लिए उसका मिनिमम एज है 16 साल। इसका मतलब है सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो 10th का एग्ज़ाम पास हो जाना चाहिए, तभी आप उसको कोचिंग बुला सकते हैं। नहीं तो वो होता क्या था कि कोई कोई अगर कोटा की बात करें या बाकी इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करवाने वालों की बात करें, या तो यहाँ तक कि यूपीएससी वालों की बात करें, तो अब वो लोग फाउंडेशन बैच लेकर आ रहा है कि हम 7 से ही उठा लेंगे बच्चा को, 7 से ही तैयारी कराएंगे। स्ट्रेस ज़्यादा होता है, और ये डिसीजन लाने के पीछे जो सरकार का मंशा है वो है कि बच्चों में स्ट्रेस मत डालिए। वो छोटा बच्चा है, 7 क्लास का बच्चा, प्रेशर डाला है कि तुमको आईएएस बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, वो नहीं कर पाता है। उसके कारण सुसाइड का जो है डिसीजन ले लेता है, और जो सुसाइड के मामले जो बढ़ रहे हैं खास करके राजस्थान कोटा में, ये कारण यही है। और उसी को देखते हुए उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ये फैसला ले रही है। तो चलिए देखते हैं, उनके साथ तो हम लोग भी पीछेंगे। तो क्या है रूल्स रेगुलेशंस, देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा है पृष्ठभूमि में, छात्र आत्महत्या के बढ़ते मामलों और आग की घटनाओं और सुविधा की कमी। 3 चीज़ें, छात्र बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, कोचिंग संस्थानों में आग लग जा रही कभी कभी, और असुविधा है ही नहीं, कोचिंग संस्थानों में बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, के साथ साथ शिक्षण के तरीकों के संदर्भ में भी
जो टीचिंग का तरीका है, टीचिंग टेक्निक है, उसके संदर्भ में, उसके रेफरेंस में निजी कोचिंग केंद्रों यानी निजी जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर से संबंधित मुद्दे समय समय पर सरकार के ध्यान को आकर्षित करते रहते हैं। दूसरा नंबर लिखा है, किसी निर्धारित नीति या नियमन के अभाव में, हमारे देश में कोचिंग सेंटर चलाने के लिए कोई खास रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, उसके अभाव में देश में अनियमित निजी कोचिंग केंद्रों की संख्या बढ़ती जा रही, कोई सिस्टम ही नहीं है, इसलिए लगातार कोचिंग सेंटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे केंद्रों द्वारा छात्रों से अत्यधिक फी वसूला जा रहा है। छात्रों पर अनुचित तनाव के परिणाम जो है वो छात्रों द्वारा आत्महत्या करने, आग, अन्य दुर्घटनाओं के कारण होने वाले मौतों का, और खास करके कोचिंग संस्थानों द्वारा जो कदाचार अपनाए जाते हैं उसका रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से बार बार सरकार को मिलती रहती है। ऐसा सरकार कह रही है, ये मेरे ऊपर मत लगा देना भाई, मैं नहीं करा। तीसरा मुद्दा सरकार बता रही है कि ये मतलब ये रूल्स लाने का और ये नोटिफिकेशन लाने का रीज़न क्या है, वो सरकार बता रही है। इन मुद्दों को कई बार संसद में बहस, चर्चा और सवालों के जरिए भी उठाया गया है। यह ध्यान में रखते हुए +2 स्तर की शिक्षा का विनियमन राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेवारी है। मतलब +2 का एजुकेशन तो राज्य सरकारें देगी, इसलिए इन संस्थानों को राज्य, संघ या राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सर्वोत्तम रूप से विनियमित किया जा रहा है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया अन्य मामलों में 2023 की रीट याचिका संख्या 456 में जनहित याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिसमें से शिक्षा मंत्रालय प्रतिवादियों में से एक था, एजुकेशन मिनिस्टर भी था उसमें। जनहित याचिका का निपटारा 3/2/2017 के आदेश के तहत अन्य बातों के साथ साथ इस निर्देश के साथ किया गया था कि याचिका में उठाया गया मुद्दा हालांकि महत्वपूर्ण है, लेकिन मूल रूप से यह एक नीतिगत मामला है। याचिकाकर्ताओं के लिए यह विकल्प उपलब्ध रहेगा कि वे इस मुकदमे को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाएं और कानून के अनुसार इस पर विचार कर सकते हैं। उसी बात को लेकर, उसी आलोक में जो है संसद ये काम कर रहा है। संसद और अशोक मिश्रा समिति की रिपोर्ट दोनों में से ही निजी कोचिंग के विनियमन का मुद्दा विस्तृत चर्चा का विषय रहा, और इस संदर्भ में उच्चतर शिक्षा विभाग के दिनांक 4/4/2017 के पत्र संख्या ... के अनुपालक संस्थानों के विनियमन और सख्त दंड प्रणाली हेतु कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। इस पत्र में बोलता है, राज्य या राज्यों का संघ राज्य क्षेत्रों से छात्र आत्महत्या के निराकरण हेतु न्यायमूर्ति रूपनवाल जांच आयोग बैठाई गई थी, और उसमें 12 उपायों पर अनुरोध किया गया था कि 12 उपाय कम से कम लाइए, और वही 12 हम लोगों को मिलेगा भी। चलिए, तो वही है, ये भी वही चीज़ लिखा है, पूरा कहानी कि क्या क्या दिया गया था। एनपीआई, ठीक है, देखिए एनपीआई 2020 के पैरा 436 में बोर्ड परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं सहित माध्यमिक विद्यालय परीक्षाओं की वर्तमान प्रकृति, आज की कोचिंग संस्कृति और इसके हानिकारक प्रभाव को पहचाना गया एनईपी में। दूसरा, एनईपी के पैरा 437 में कोचिंग संस्थाओं की आवश्यकताओं को समाप्त करने के लिए बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार का सुझाव दिया गया। पैरा 438 में अन्य बातों के साथ साथ अधिक लचीलेपन, छात्र की पसंद, 2 में से सर्वश्रेष्ठ प्रयास, 2 अटेम्प्ट जिसको बोलते हैं, ऐसे आकलनों जो मुख्य रूप से मुख्य क्षमताओं का परीक्षण करते हैं, और दबाव तथा कोचिंग संस्कृति को कम करने वाले बोर्ड परीक्षाओं के और अधिक व्यवहार्य मॉडल विकसित करने के लिए शुरू किया गया सुझाव। ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। सरकार जो लाई है बहुत अच्छा काम करके लेकर आई है कि एनईपी में कि बच्चों को चॉइस दे दीजिए, वो 2 सब्जेक्ट चुन सकता है, वो 2 अटेम्प्ट दे सकता है, वो चाहेगा तो 2 अटेम्प्ट दे के भी निकल सकता है, जैसे सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 पढ़ता है उसके बाद बाहर निकल सकता है। ये सारी सुविधा हमको समझ आ गई, सेमेस्टर सिस्टम समझ आ गया, लेकिन इससे कहीं शिक्षा का ह्रास तो नहीं हो रहा है। इस बात का भी चर्चा सरकार को करना चाहिए कि अगर हम छोड़ दे रहे हैं स्टूडेंट को उसके चॉइस के ऊपर, तो शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि आप उसके स्तर पर छोड़ रहे हैं तो थोड़ा तो टफ कीजिएगा ना, बच्चा पढ़ेगा कैसे? बच्चे के ऊपर प्रेशर ही नहीं है, और जब प्रेशर नहीं है तो आप बिल्कुल छोड़ रखे हैं तो बच्चे ऐसे निकलेंगे कि आए दिन सुनते हैं कि डॉक्टर तो बन गए लेकिन कैंची छोड़ दिए पेट में, वही समस्या यहाँ आएगी, क्योंकि ऐसी स्थिति बहुत खतरनाक होने वाली जिस तरह से सरकार छोड़ रही, छूट दे रही है। अब सोचिए, अभी जो नया शिक्षा नीति लागू हो गया है ग्रेजुएशन के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में, जब वो 11-12 में लागू हो जाएगा, स्कूल में लागू हो जाएगा, तो बच्चे को 2 अटेम्प्ट मिलेगा पास होने के लिए। यानी अगर एक बार अटक भी गए तो जैसे सेमेस्टर सिस्टम में था ना कि इस सेमेस्टर बैक भी लगा, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ जाओगे, तो बच्चे को जरा सा भी डर नहीं रहेगा, और इसका सीधा खामियाजा बच्चे के फ्यूचर पर पड़ेगा। बच्चा टेंशन ही नहीं लेगा, और आज के स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि उनको अपने करियर का चिंता ही नहीं है। बहुत कम स्टूडेंट है जो करियर के बारे में सोच पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में और खतरनाक हो सकता है ये, क्योंकि अगर नॉर्मली पास कर देंगे तो दिक्कत होगा। अब देखिए CUET लेकर आ गए कि पूरे देश में जितनी यूनिवर्सिटी है ये सब पूरा बता रहा है कि हमने क्या क्या लाया उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ते, या आप पढ़ सकते हैं खुद से भी। चलते हैं, ये जो गाइडलाइंस जारी किया गया था उसमें लिखा है कोचिंग केंद्र के पंजीकरण
और विनियमन मतलब रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन का गाइडलाइन जारी किया गया 2024 में। दिशा निर्देश का उद्देश्य क्या है? बोलता है किसी भी अध्ययन कार्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षा, शैक्षणिक सहायता के लिए छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन सहायता प्रदान करने वाले कोचिंग केंद्रों के रेगुलेशन के लिए गाइडलाइंस जारी किया गया। गाइडलाइंस की क्या आवश्यकता पड़ी? तो बोलता है कि कोचिंग केंद्र मतलब कोचिंग सेंटर के पंजीकरण और रेगुलेशन के लिए रूपरेखा प्रदान करेगा ये गाइडलाइंस। कोचिंग केंद्र चलाने के लिए न्यूनतम मानक जो है उसका सुझाव देगा कि कितना कम से कम होना चाहिए स्टैंडर्ड्स कोचिंग सेंटर चलाने के लिए, है ना, क्या क्या होने चाहिए। कोचिंग सेंटर्स में नामांकित छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए ये गाइडलाइंस लाया गया है। कोचिंग केंद्र को सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के साथ साथ छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सलाह देना है और छात्रों के मानसिक कल्याण के लिए करियर मार्गदर्शन, मनोवैज्ञानिक परामर्श इत्यादि करना है। अब परिभाषा ठीक से समझिएगा, किसको क्या बोलते हैं, किसको कोचिंग बोलते हैं, किसको ट्यूशन बोलते हैं, किसको ट्यूटर बोलते हैं, ठीक से समझिएगा। बोलता है कि अपीलीय पदाधिकारी से समुचित सरकार मतलब अपीलीय पदाधिकारी जिसको बोलते हैं वो सरकार है। कोचिंग किसको बोलते हैं? तो कोचिंग वो स्थान है जहाँ पे 50 से अधिक बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, 50 से अधिक बच्चे अगर कहीं बैठ के पढ़ रहे हैं तो उसको कोचिंग कहते हैं हम लोग। याद रहेगा अभी सरकार का जो परिभाषा की कोचिंग से भी अभिप्रेत है कि 50 से अधिक छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा किसी भी शाखा में ट्यूशन, निर्देश, मार्गदर्शन, लेकिन इसमें से परामर्श मतलब जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जो गाइडलाइंस का काम करते हैं, खेल, नृत्य, थिएटर, अन्य रचनात्मक गतिविधियां शामिल नहीं होगी। यानी कोचिंग के अंदर परामर्श देने वाले शामिल नहीं होंगे, खेल वाले शामिल नहीं होंगे, डांस वाले शामिल नहीं होंगे, थिएटर वाला शामिल नहीं होंगे, ये सब शामिल नहीं होंगे। बाकी जितने हम लोग हैं एजुकेशन वाले भैया, वो 50 से अगर ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहे तो आप कोचिंग के नाम में आ जाएंगे। कोचिंग केंद्रों में 50 से अधिक छात्रों के लिए स्कूल हो सकता है। कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर पर किसी भी अध्ययन कार्यक्रम, यानी चाहे स्कूल लेवल पर कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है या कॉलेज लेवल पर प्रोग्राम चल रहा है या यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा शैक्षणिक प्रोग्राम चलता है, यूनिवर्सिटी में भी कोचिंग की व्यवस्था की जाती है सरकार की तरफ से, वो सा है। प्रतियोगी परीक्षा या छात्रों को शैक्षणिक सहायता के लिए कोचिंग प्रदान करने के लिए किसी भी तरह का कोई काम कर रहा है तो वो कोचिंग आएगा। सक्षम पदाधिकारी कौन होगा? तो बोलता है सरकार ही होगी, और कौन? सरकार से उचित क्षेत्राधिकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार से अभिप्रेत है। यानी सरकार बात कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों को सरकार बोलते हैं। संस्थान किसको बोलते हैं? संस्थान में स्कूल आएगा, अन्य शैक्षणिक संस्थान आएगा जो किसी बोर्ड या किसी भी मतलब किसी बड़े बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। जैसे अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो वो स्टेट बोर्ड से मान्यता प्राप्त होता है, एजुकेशन बोर्ड से, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त होता है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूजीसी से मान्यता प्राप्त होता है। तो बोलता है कि जो भी संस्थान हम उसे कहेंगे जो किसी भारत सरकार द्वारा संचालित किसी बड़ी संस्था से मान्यता प्राप्त होगा। ठीक है, उसके अंदर सब आ सकते हैं, कॉलेज आ सकता है, संबंध कॉलेज आ सकता है, स्थापित कॉलेज आ सकता है, विश्वविद्यालय आ सकता है, शैक्षणिक संस्थान आ सकता है, सब संस्थान कहलाएगा। ठीक है, कोचिंग कौन कहलाएगा समझ में आया? 50 से ज़्यादा लोग अगर पढ़ रहे हैं तो कोचिंग होंगे। संस्थान किसे कहेंगे? जो भारत सरकार के संबंधित विभाग से अगर मान्यता प्राप्त है, रजिस्ट्रेशन ही मान्यता प्राप्त है तो वो कहलाएगा संस्थान। व्यक्ति किसे कहेंगे? तो बोलता है व्यक्ति का के अंदर जो है वो कॉर्पोरेट आ सकता है, कॉर्पोरेट निकाय, कॉर्पोरेट बॉडी, ट्रस्ट आ सकता है, फर्म आ सकता है, सोसाइटी आ सकता है और संस्था आ सकती है। स्वामी मालिक किसको बोलेंगे? तो कोचिंग केंद्र का मालिक से अभिप्राय है जो पंजीकरण चाहता है या पंजीकृत है वो मालिक होगा। यानी जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है या जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो मालिक होगा। तो मालिक वो होगा जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन होगा। ट्यूटर किसको बोलेंगे? ट्यूटर वह व्यक्ति होगा जो ट्यूशन में मार्गदर्शन देने का काम कर रहा है। तो जो मार्गदर्शन देने का काम कर रहा है, प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है, उसको हम लोग ट्यूटर के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत है? तो ट्यूटर वो है जो मार्गदर्शन देने का काम कर रहा है। इसमें विशेष ट्यूशन देने वाले ट्यूटर भी शामिल हो जाएंगे। कोई दिक्कत है? दूसरा, विश्वविद्यालय किसको बोलेंगे? तो विश्वविद्यालय में सब जान रहे हैं कि जो यूजीसी से अप्रूव्ड होंगे, चाहे वो किसी भी तरह के, यहाँ तक डिम्ड यूनिवर्सिटी भी विश्वविद्यालय के अंदर शामिल किए जाएंगे। जो डिम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं बस यूजीसी से मान्यता प्राप्त होने चाहिए। और अब बोलता है कोचिंग केंद्र का पंजीकरण कैसे कराएंगे? तो बोलता है कोई भी व्यक्ति इन दिशा निर्देशों के प्रावधान के अनुसार ऐसे कोचिंग केंद्र के पूर्व रजिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ बहुत अच्छे समझना है कि कौन कराएगा। तो बोलता है कोचिंग केंद्र के पूर्व पंजीकरण के बाद ही कोचिंग प्रदान करेगा। मतलब बिना रजिस्ट्रेशन का कोई भी कोचिंग संस्थान अपना कोचिंग नहीं दे सकता। दिशा निर्देश के कार्यान्वयन की तिथि पर मौजूद कोचिंग सेंटर्स दिशा निर्देश के कार्यान्वयन की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगे। जिस दिन आप खोले 3 महीने के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा लें, बिना रजिस्ट्रेशन का नहीं चला सकते हैं।
कोचिंग केंद्र के पंजीकरण के लिए आवेदन समुचित सरकार द्वारा जो सिस्टम जो सक्षम पदाधिकारी उसके पास आवेदन करके और आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसका हम लोग अलग से क्लास वीडियो बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, है ना। रजिस्ट्रेशन कराते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। कोचिंग केंद्र की अनेक शाखाएं होने की स्थिति में उसकी प्रत्येक शाखा को एक अलग कोचिंग सेंटर माना जाएगा। अगर आपका बहुत सारा ब्रांच है, जैसे हजारीबाग में मेन है और 3-4 और ब्रांच है, तो सबका रजिस्ट्रेशन अलग अलग होगा। इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा और ये हेड क्वार्टर का अलग होगा, है ना। सक्षम पदाधिकारी कौन होगा, तो बोलता है कोचिंग केंद्र के पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर या तो निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा या पंजीकरण रद्द कर देगा। इसका मतलब है जब आप सक्षम पदाधिकारी के पास कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भेजेंगे तो 3 महीने के अंदर अधिकारी को या तो रजिस्ट्रेशन देगा या तो कैंसिल कर देगा। दोनों में से कोई एक चीज करेगा, उसको करना पड़ेगा, है ना। पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि समुचित सरकार द्वारा तय की जाएगी जब तक कि उसे इस किसी भी कारण से पहले रद्द ना किया गया। पंजीकरण प्रमाण पत्र का जो वैलिडिटी है वो अवधि तक समुचित सरकार द्वारा तय कर दिया जाएगा, जबकि पहले कोई अगर कैंसिल ना किया हो तो जब तक सरकार चाहेगी वो कंटिन्यू रहेगा। प्रत्येक पंजीकृत कोचिंग केंद्र को पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण रिन्यूअल के लिए पंजीकरण समाप्ति की तारीख से 2 महीने के पहले ही उसको सरकार के पास शुल्क के साथ जमा कर देना चाहिए रिन्यूअल करने के लिए। सक्षम पदाधिकारी निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण के रिन्यूअल के लिए आवेदन प्राप्त होने पर और निर्धारित शुल्क के भुगतान होने पर पंजीकरण अवधि की समाप्ति से पहले ही पंजीकरण संख्या में रिन्यूअल करेगा वो, और उसको करना पड़ेगा। या तो वो अगर कहीं कोई गलती है तो अस्वीकार भी कर देगा ताकि, और इस बारे में उसको सूचना दे देगा लिखित तौर पर कि भैया आपने ये गलती की है इसलिए आपके रजिस्ट्रेशन को हम रिन्यूअल नहीं कर सकते। समुचित सरकार न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ फेसलेस तरीके से कोचिंग केंद्र के पंजीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक वेब पोर्टल जिसको ऑनलाइन बोलते हैं वहाँ पे आप पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण की शर्तें, कोई भी कोचिंग केंद्र जो स्नातक से कम योग्यता प्राप्त ट्यूटर को नियुक्ति नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोचिंग केंद्र का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपके पास जो टीचर होंगे वो ग्रेजुएट कम से कम होंगे, बिना ग्रेजुएशन का कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता। अभिभावक छात्रों को कोचिंग केंद्र में नामांकन कराने के लिए किसी भी तरह का भ्रामक वादा, रैंक या अच्छे मार्क्स दिलाने की गारंटी नहीं देगा। 16 साल से कम उम्र का बच्चा कभी भी कोई भी कोचिंग सेंटर में ज्वाइन नहीं करेगा। कोचिंग की गुणवत्ता और उसमें दी जाने वाली सुविधाओं और या उस कोचिंग केंद्र या वहां पढ़ने वाले छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे से संबंधित किसी भी भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित नहीं करेगा और प्रकाशित करने का कारण नहीं बनेगा, प्रकाशन में शामिल नहीं होगा। उस स्थिति में पंजीकृत नहीं होगा यदि उसमें प्रति छात्र के लिए स्थान की आवश्यकता न्यूनतम अपेक्षित स्थान से कम हो। यानी उस कोचिंग सेंटर का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जहाँ पे स्पेस का समस्या रहता है, बच्चों को बैठने का समस्या है। ऐसे किसी भी ट्यूटर या व्यक्ति की सेवाएं नहीं लेगा जिसे नैतिक आधार पर न्यायालय द्वारा दोषी, किसी अपराध का दोषी माना गया है, और तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि इनमें से इन दिशा निर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार सारे परामर्श प्रणाली पूरी ना हो। यहाँ लिखा है साफ तौर पर कि जो कोचिंग केंद्र के पास ट्यूटर्स होंगे उनकी योग्यता क्या होगा, तो बोलता है उनकी योग्यता है कि उनके पास भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उनके पास ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। अगर ये सारा नहीं है तो वो नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से दस्तावेज आप रजिस्ट्रेशन के टाइम में संचालित करेंगे, तो यहाँ देख लीजिए रजिस्ट्रेशन करते समय इतने सारे दस्तावेज आपको डालने पड़ेंगे। अगर हम ट्यूटर्स की बात करें तो ट्यूटर्स की योग्यता डालनी पड़ेगी, कोचिंग क्लास का समय सारणी डालना पड़ेगा, ली गई फी डालनी पड़ेगी, कोचिंग क्लास के संबंध में निर्दिष्ट सामान्य जानकारी डालनी पड़ेगी, जानकारी के बारे में आवश्यक सूचना वेबसाइट पर डालनी पड़ेगी, कोचिंग क्लास के परिसर में प्रमुख स्थान पर सूचना पट में प्रदर्शित रहेगी, और कोचिंग संस्थान अपना फी नहीं बढ़ा सकते, सारे कोचिंग संस्थानों का फी एक होगा। उसे या किसी भी ट्यूटर कोचिंग केंद्र में किसी तरह के कार्यरत व्यक्ति को नैतिक अधमता से जुड़े, मतलब कोई अगर क्रिमिनल केस किसी के ऊपर चल रहा है तो वो नहीं रह सकता, उसमें तुरंत उसको सूचना कर देना होगा। वह कोचिंग क्लास में प्रवेश पाने वाले छात्रों की निर्दिष्ट संख्या से संबंधित शर्तों का पालन करेगा कि हमारे कोचिंग क्लास में 50 छात्र हैं तो 50 ही रहेंगे। पंजीकरण के नवीनीकरण के आवेदन के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट किया हुआ पूरा विवरणी उसमें डालना पड़ेगा, यानी सीए उसको साइन करके देगा, पूरा का पूरा अप्रूव्ड वो विवरणी उसमें डालना पड़ेगा। फी के बारे में जो फी लिया जाएगा वो सबके लिए बराबर होगा, सारे कोचिंग संस्थान सेम फी लेंगे, कोई अलग नहीं लेगा। देखिए यहाँ लिखा है कि कोचिंग केंद्र द्वारा अपना नामांकित छात्रों की विवरणी, नोट्स और अन्य सामग्री किसी अलग फी के प्रदान की जाएगी। मतलब है कि बिना किसी अलग फी का वो सब चीज़ उसमें शामिल रहेगा। यदि छात्र के पाठ्यक्रम में के लिए पूरा कर दिया गया, मतलब यदि
छात्र ने पाठ्यक्रम के लिए पूरा भुगतान कर दिया है और पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है तो 10 दिनों के भीतर जो बाकी पैसा है उसको वापस करना पड़ेगा, चाहे हॉस्टल का पैसा हो, चाहे खाने का पैसा हो, सबका सब। आवश्यक आधारभूत ढांचा क्या होना चाहिए, तो देखिए यहाँ लिखा है कि कोचिंग केंद्र की मूल संरचना के भीतर एक कक्षा या बैच के दौरान प्रत्येक छात्र के लिए न्यूनतम 1 वर्ग मीटर क्षेत्र आवंटित है, यानी 1 स्क्वायर फीट उसको होना चाहिए, 1 वर्ग मीटर उसको मिलना चाहिए। 1 स्क्वायर फीट में अकेले बैठेगा। नामांकित छात्रों की संख्या के अनुपात में आप अपना देख लीजिए कि जितने छात्र आपके पास रजिस्टर्ड है उतना स्पेस है कि नहीं है। कोचिंग केंद्र भवन की अग्नि सुरक्षा कोड होना चाहिए, भवन सुरक्षा कोड होना चाहिए और अन्य मानकों का पालन करना होगा और समुचित सरकार द्वारा यथा निर्धारित समुचित अधिकारियों से अग्नि और भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। छात्रों की सहायता के लिए कोचिंग केंद्र में प्राथमिक चिकित्सा किट, ठीक है, चिकित्सा सहायता, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो यहाँ लिखा हुआ है। कोचिंग केंद्र का भवन पूरी तरह से विद्युतीकरण होगा, अच्छा हवादार होगा, भवन की प्रत्येक कक्षा में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, जो सिस्टम है सब जगह पे। ये फैक्ट्री एक्ट में भी लिखा हुआ है, जो फैक्ट्री एक्ट बना था 1948 में कि कहाँ पे कोई व्यक्ति काम करेगा, तो उसमें भी ये सारे गाइडलाइंस लिखे हुए हैं। तो ये सारा गाइडलाइंस है, कक्षाएँ क्या होगी, पाठ्यचर्या क्या हो गया, सब कुछ दिया हुआ है A to Z। कोचिंग केंद्र द्वारा आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट क्या लागू होगा, वो सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आपको पढ़ना, आराम से पढ़ते रहिए पूरा डिटेल में। परामर्शदाता और मनोवैज्ञानिक सहायता भी आपको देना पड़ेगा, साइकोलॉजिस्ट रखना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह का पूरा का रूपरेखा तैयार करके लेके जाना होगा। समावेशिता और पहुंच, कैसे हम लोग पहुंच बना पाएंगे। अभिलेख, जितने भी रिकॉर्ड होंगे आपके पास एडमिशन का, सब कुछ संभाल के रखना होगा। जब कोई अधिकारी आएगा तो आपको दिखाना पड़ेगा। कोचिंग केंद्र क्या हस्तांतरण पर प्रतिबंध, अगर कोचिंग केंद्र का रजिस्ट्रेशन किसी जगह पे हो गया एड्रेस पर तो आप दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर किसी एड्रेस पर आप कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करा लिए तो आप बिना सरकार की सहमति के या बिना अधिकारी के सहमति के आप अपने कोचिंग सेंटर को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे कैसे बिजली का मीटर होता है वैसे ही है, यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लिया तो शिफ्ट करना अगर है दूसरे जगह पे तो अधिकारी से प्रमाण पत्र ले लिए, शिफ्ट कर लीजिए। कोचिंग केंद्र की गतिविधियों की जांच भी समय समय पर की जाएगी। शिकायतों का निपटारा भी किया जाएगा। अगर कोई कंप्लेन आता है तो कंप्लेन का निपटारा भी कोचिंग संस्थानों को अपने माध्यम से भी करना है और सरकार भी अपने माध्यम से करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है जुर्माना, जो हम आपको बात कर रहे थे कि पहले अपराध के लिए अगर पकड़े गए तो 25,000 का जुर्माना है, दूसरे अपराध के लिए 1 लाख है और तीसरे अपराध के रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का जुर्माना है। ये पूरा का पूरा अपील दिया हुआ है। अगर कोई गलत तरीके से, यहाँ चूंकि अधिकारी भी पैसा कमाना शुरू कर देंगे, अधिकारी गलत दबाव डाल के जबरदस्ती बोल के, है ना, या प्रेशर बना के हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, डरा धमका के, जैसे बिजली विभाग डरा धमकाता है वैसे वो लोग भी हम लोगों से ज़्यादा पैसा वसूल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अपील की प्रक्रिया भी हमारे पास है, लेकिन ये लेंदी प्रक्रिया, तो थोड़ा सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है कि ये ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है। यहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो तो ये कदम जो है वो सराहनीय है, लेकिन भ्रष्टाचार अगर घुसेगा तो ये कदम बहुत ही खतरनाक हो सकता है शिक्षण संस्थानों के लिए भी, क्योंकि जिस दिन मिली भगत हुई सारा का सारा रूल्स रेगुलेशन का धजिया उड़ जाएगा। तो इसका और डिटेल में हम लोग देखेंगे, एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको इसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन, जैसे दूसरा नोटिफिकेशन का पूरा क्लैरिफिकेशन आता है, हम लोग एक और वीडियो के माध्यम से इसको बहुत अच्छे से समझ गए। तब तक अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इस पूरे PDF को अच्छे से पढ़िएगा, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि क्या हमको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, कोचिंग में आते हैं, संस्थान में आते हैं, क्या कहे जाते हैं, संस्थान कहे जाते हैं, कोचिंग कहे जाते हैं, ट्यूशन कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा। तो आप और हम सब आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आप पूरा वीडियो देखे हैं और पूरा प्रमाण ये पढ़ लीजिए नोटिफिकेशन, उसके बाद आप तय कीजिए कि आप किसके अंदर आते हैं, उसके अंदर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। थैंक यू।